नमस्कार। आज हम अरिस्टोटल की पोएटिक्स के 18वें अध्याय को हिंदी में पढ़ेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। एवरी ट्रेजेडी फॉल्स इनटू टू पार्ट्स। हर ट्रेजेडी के दो भाग होते हैं, कॉम्प्लिकेशन एंड अनरेवलिंग और डेनोमा। पहला भाग है कॉम्प्लिकेशन और दूसरा भाग है अनरेवलिंग, जिसको कि डेनोमा भी कहते हैं। कॉम्प्लिकेशन यानी कि यदि हम शाब्दिक मीनिंग इनका लगाएं, शाब्दिक अर्थ बताएं, तो कॉम्प्लिकेशन होता है गांठ पड़ना और अनरेवलिंग गांठ खुलना। तो ट्रेजेडी में जैसा आपने देखा कि अचानक समस्या पैदा हो जाती है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो वो कॉम्प्लिकेशन हुआ। घटनाएं जा रही हैं एक सीधी दिशा में, अचानक से कुछ ऐसा होता है कि हीरो या जो मुख्य पात्र है उसके लिए समस्या पैदा हो जाती है, तो वो कॉम्प्लिकेशन कहलाता है। और उसके बाद में जो भी होता है उस समस्या की वजह से वो अनरेवलिंग होता है, जिसको कि डेनोमा भी बोलते हैं। Incidents extraneous to the action are frequently combined with a portion of the action proper to form the complication. Incidents घटनाएं एक्सट्रेनियस टू द एक्शन, एक्सट्रेनियस जो बाहर होती हैं, टू द एक्शन यानी रंगमंच पर जो प्रस्तुतिकरण दिया जाना है, जो नाटक है, उससे बाहर की घटनाएं जो कि अक्सर भूमिका तैयार करती हैं उस नाटक की, तो वो घटनाएं आर फ्रीक्वेंटली कंबाइंड, अक्सर जोड़ दी जाती हैं विद अ पोर्शन ऑफ द एक्शन प्रॉपर। पोर्शन एक भाग से, ऑफ द एक्शन प्रॉपर मीन्स मुख्य नाटक के एक भाग से वो बाहर की घटनाएं, जो कि नाटक के बाहर की घटनाएं होती हैं, वो जोड़ दी जाती हैं टू फॉर्म द कॉम्प्लिकेशन, कॉम्प्लिकेशन बनाने के लिए। यानी नाटक का जो पहला आधा भाग है कॉम्प्लिकेशन, उसको बनाने के लिए नाटक के कुछ अंश और उससे पहले की घटनाएं, उससे बाहर की घटनाएं जोड़ दी जाती हैं और वो बन जाता है नाटक का आधा पहला भाग, जिसका नाम है कॉम्प्लिकेशन। द रेस्ट इज द अनरेवलिंग, और उसके बाद जो भी बचता है वो है अनरेवलिंग। By the complication, I mean all that extends from the beginning of the action to the part which marks the turning point to good or bad fortune. By the complication, complication से आप इसकी जगह उलझन शब्द भी यूज़ कर सकते हैं। उलझन से या कॉम्प्लिकेशन से मेरा तात्पर्य है वो सारी घटनाएं, all that एक्सटेंड्स फ्रॉम द बिगिनिंग, जो के प्रारंभ से लेकर, ऑफ द एक्शन नाटक के प्रारंभ से लेकर, टू द पार्ट उस भाग तक, विच मार्क्स द टर्निंग पॉइंट जहाँ के मोड़ आता है। टर्निंग पॉइंट यानी घटनाएं सीधे जा रही हैं और फिर उन्होंने मोड़ ले लिया उल्टी दिशा में, तो जहाँ मोड़ आता है टू गुड और बैड फॉर्च्यून। वो मोड़ कभी कभी जो घटनाएं हैं अच्छी दिशा में मोड़ लेती हैं, कभी बुरी दिशा में मोड़ लेती हैं। तो वो जो मोड़ है, चाहे वो गुड हो या बैड हो, अच्छा दुर्भाग्यपूर्ण हो या सौभाग्यपूर्ण हो, तो वो जो मोड़ होता है वहाँ तक की घटनाएं कॉम्प्लिकेशन कहलाती हैं। बिगिनिंग से लेकर, प्रारंभ से लेकर उस मोड़ तक की घटनाएं कॉम्प्लिकेशन कहलाती हैं। The unraveling is that which extends from the beginning of the chains to the end. और unraveling क्या है? जो that which extends, जो कि फैला हुआ है, कहाँ से लेकर कहाँ तक? From the beginning of the change. Beginning of the change यानी परिवर्तन का प्रारंभ। परिवर्तन का प्रारंभ कौन सा है? ये टर्निंग पॉइंट है, जहाँ परिवर्तन प्रारंभ होता है, चाहे अच्छी दिशा में या बुरी दिशा में। तो जो परिवर्तन का प्रारंभ है, बिगिनिंग ऑफ द चेंज टू द एंड, वहाँ से लेकर अंत तक, यानी नाटक के अंत तक का जो भाग है वो कहलाता है अनरेवलिंग। दस इन द लिंसियस ऑफ थियोडैक्टिस, जैसे कि लिंसियस नाम के नाटक में जो थियोडैक्टिस ने लिखा है, ये प्राचीन यूनान का नाटककार है और उसके नाटक का नाम लिंसियस है। तो
उस नाटक में द कॉम्प्लिकेशन कंसिस्ट ऑफ द इंसिडेंट्स प्रीसपोज्ड इन द ड्रामा। तो इस लिंसियस नाटक में कॉम्प्लिकेशन क्या है, उसमें वो घटनाएं शामिल हैं जहाँ जो कि प्रीसपोज्ड इन द ड्रामा। प्रीसपोज मीन्स पहले से मान लेना, प्री मीन्स पहले, सपोज मान लेना या इमेजिन कर लेना, कल्पना कर लेना, इन द ड्रामा नाटक में। तो नाटक में पहले से कल्पना की हुई घटनाएं, यानी कि जो नाटक में रंगमंच पर नहीं दिखाई जाती, ये माना जाता है कि ये घटनाएं पहले हो चुकी हैं। तो वो घटनाएं और द सीजर ऑफ द चाइल्ड, बच्चे का पकड़ा जाना, एंड यहाँ तक की जो घटनाएं हैं वो हैं कॉम्प्लिकेशन। एंड देन, और उसके बाद द अनरेवलिंग एक्सटेंड्स फ्रॉम द एक्यूजेशन ऑफ मर्डर टू द एंड। और जो दूसरा भाग है अनरेवलिंग, वो कहाँ से कहाँ तक है, एक्यूजेशन ऑफ मर्डर, हत्या के आरोप से लेकर टू द एंड, अंत तक, उस नाटक के अंत तक। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ ट्रेजेडी। एरिस्टोटल के अनुसार ट्रेजेडी 4 प्रकार की होती हैं। द कॉम्प्लेक्स, पहला जो प्रकार है ट्रेजेडी का वो है कॉम्प्लेक्स, जटिल। डिपेंडिंग एंटायरली ऑन रिवर्सल ऑफ द सिचुएशन एंड रिकग्निशन। डिपेंडिंग एंटायरली, जो कि पूरी तरीके से निर्भर होती है, जो जटिल ट्रेजेडी है वो पूरी तरीके से निर्भर होती है किस पर, रिवर्सल ऑफ द सिचुएशन, घटनाओं के रिवर्स डायरेक्शन में जाने पर, घटनाओं के मोड़ लेने पर, जिसको कि यूनानी भाषा में पेरिपेशिया कहा गया है। रिवर्सल ऑफ द सिचुएशन को पेरिपेशिया कहते हैं। एंड रिकग्निशन, और रिकग्निशन रहस्योद्घाटन, जिसको कि एनेग्नोसिस कहते हैं, पहचान, उजागर होना। तो ये दोनों जो एलिमेंट्स हैं वो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ये दोनों क्वालिटीज़ रिक्वायरमेंट्स होती हैं कॉम्प्लेक्स ट्रेजेडी की। द पैथेटिक, दूसरा जो प्रकार है ट्रेजेडी का वो है पैथेटिक। ये पैथेटिक को आप, वैसे तो पैथेटिक मीन्स दयनीय होता है, लेकिन इसका जब आप अर्थ लगाएंगे तो कहेंगे भावात्मक नाटक। तो दूसरा पैथेटिक ट्रेजेडी है, भावनात्मक ट्रेजेडी है। वेयर द मोटिव इज पैशन, जहाँ मोटिव, आप इसको इंस्पिरेशन कह सकते हैं, तो उसका जो इंस्पिरेशन होता है, उसका जो मोटिव होता है पैथेटिक ट्रेजेडी का, वो होता है पैशन, भावनाएं। सच एज द ट्रेजेडीज ऑन एजेक्स एंड इक्सियन, उदाहरण के लिए जो ट्रेजेडीज लिखी गई हैं एजेक्स और इक्सियन के जीवन पर। एजेक्स और इक्सियन प्राचीन यूनान के 2 महान हीरो रहे हैं, उनके जीवन पर जो ट्रेजेडीज लिखी गई हैं वो पैथेटिक या भावात्मक ट्रेजेडीज हैं। द इथिकल, तीसरे प्रकार की ट्रेजेडीज इथिकल हैं। इथिकल, नैतिक। वेयर द मोटिव्स आर इथिकल, जहाँ जो मोटिव होते हैं, जो उद्देश्य होते हैं, वो इथिकल होते हैं, नैतिक होते हैं, मॉरल होते हैं। सच एज द थियोटाइड्स एंड द पेलियस, और इन ट्रेजेडीज के उदाहरण हैं थियोटाइड्स और पेलियस। द 4th काइंड इज द सिंपल, और जो चौथे प्रकार की ट्रेजेडीज हैं वो सिंपल हैं, सामान्य हैं, सरल हैं। तो सिंपल ट्रेजेडीज में जो कथानक है वो सीधी दिशा में चलता जाता है, उसमें कोई ट्विस्ट, कोई टर्न, कोई मोड़, कोई पेरिपेशिया, कोई एनेग्नोसिस उसमें नहीं होता, घटनाएं एक सीधी दिशा में चलती जाती हैं। वी हियर एक्सक्लूड द प्योरली स्पेक्टेकुलर एलिमेंट, हम यहाँ पर एक्सक्लूड कर रहे हैं, यहाँ पृथक कर रहे हैं प्योरली स्पेक्टेकुलर एलिमेंट, पूरी तरीके से दृश्यात्मक अवयव जो तत्व होते हैं उनको, उनका पृथक्करण कर रहे हैं ट्रेजेडी से। एग्जेम्प्लीफाइड बाय द 4 साइड्स
द प्रोमीथियस एंड सीन्स लेड इन हेड्स। और जिनके उदाहरण के रूप में हम बता सकते हैं, जिनका उदाहरण दे सकते हैं, दृश्यात्मक अवयवों का उदाहरण क्या है? फोरसाइट्स, प्रोमीथियस और सीन्स लेड इन द हेड्स। इसमें ये जो फोरसाइट्स हैं, ये ग्रीक माइथोलॉजी में 3 बहनें हैं जो कि समुद्र के एक देवता की बेटियां हैं। वो तीनों आपस में जुड़ी हुई हैं और बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट उनके बारे में ये है कि इन तीनों के पास एक ही आँख है और एक ही दांत है, और बारी बारी से खाने के लिए वो उस एक दांत का प्रयोग करती हैं और देखने के लिए उस एक आँख को प्रयोग करती हैं। प्रोमीथियस एक यूनानी देवता है जो इंसानों से बहुत प्यार करता था और इंसानों से इतना प्रेम करता था कि उसने स्वर्ग में चोरी की। चोरी किस चीज़ की? आग की। उसने स्वर्ग से आग चुराकर इंसानों को दे दी। अब स्वर्ग में चोरी करना ये तो बहुत बड़ा अपराध हुआ। उसको देवताओं के राजा ज्यूस ने प्रोमीथियस को इस बात की सजा दी, दंड दिया। दंड क्या था? दंड उसका बहुत कष्टदायक था। प्रोमीथियस को एक चट्टान से बांध दिया गया, जंजीरों से जकड़ दिया गया, और ज्यूस ने एक बाज भेजा, ईगल, जो प्रोमीथियस के लिवर को नोचता था। अच्छा, लिवर को क्यों नोचता था? ये माना जाता था उस समय कि जितनी भी भावनाएं हैं वो लिवर में रहती हैं। दया है, प्रेम है। अब क्योंकि प्रोमीथियस बहुत दयावान था, उसको इंसानों पर दया आई और उसने इसी दया के कारण तो, इसी प्रेम के कारण तो उसने इंसानों को आग दे दी स्वर्ग से चुराकर। तो उसकी इन भावनाओं को समाप्त करने के लिए उसके लिवर को खाने के लिए बाज भेजा गया ज्यूस के द्वारा, जो रोजाना उसके लिवर को नोचता था। हालांकि प्रोमीथियस का जो लिवर था वो रात को ठीक हो जाता था, फिर से उग आता था, लेकिन अगले दिन सुबह से ही बाज उसको फिर नोचना शुरू कर देता था। तो ये बहुत कष्टदायक दंड था प्रोमीथियस के लिए। और ये तीसरा है सीन्स लेड इन हेड्स। हेड्स के दृश्य। हेड्स एक जगह है, प्राचीन यूनान में माना जाता था, हमारे यहाँ इंडियन माइथोलॉजी में भी ऐसा ही माना जाता है कि जो ब्रह्मांड है वो 3 भागों में बटा हुआ है। एक तो हेवन है, स्वर्ग, जिसमें कि देवी देवता रहते हैं। बीच में धरती है जिस पर इंसान रहते हैं, और धरती के नीचे नर्क है जिसमें कि जो बुरी आत्माएं हैं, डेड सोल्स हैं, मरी हुई आत्माएं हैं, वो रहती हैं। तो हेड्स धरती के नीचे वाला भाग है ग्रीक माइथोलॉजी में। द पोएट शुड एंडेवर इफ पॉसिबल। पोएट से यहाँ तात्पर्य नाटककार। नाटककार को एंडेवर कोशिश करनी चाहिए। द पोएट शुड एंडेवर, नाटककार को कोशिश करनी चाहिए, इफ पॉसिबल, यदि संभव हो, टू कंबाइन ऑल पोएटिक एलिमेंट्स। जितने भी पोएटिक एलिमेंट्स हैं, जितने भी कविता के अवयव हैं, उन सब को कंबाइन करने की, उन सब को शामिल करने की अपने नाटक में। और फेलिंग दैट, यदि ऐसा ना कर पाए, यदि ये संभव ना हो इस नाटककार के लिए कि सारे अवयवों को शामिल कर ले कविता के, तो फिर क्या करना चाहिए? द ग्रेटेस्ट नंबर एंड दोज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो फिर उसको कोशिश करनी चाहिए द ग्रेटेस्ट नंबर, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इन अवयवों को शामिल करने की, या फिर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अवयव हैं, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण एलिमेंट्स हैं, पोएटिक एलिमेंट्स, उनको शामिल करने की। एंड मोर सो, और ज़्यादा ज़रूरत इसलिए है इन फेस ऑफ द कैविलिंग क्रिटिसिज्म ऑफ द डे, क्योंकि आजकल, यानी कि
अरिस्टोटल के टाइम में, अरिस्टोटल के समय में कैविलिंग क्रिटिसिज्म, तुच्छ बातों पर भी आलोचना होती है, यानी जो आलोचक हैं वो तुच्छ चीज़ों के लिए भी नाटककारों की आलोचना करते हैं। फॉर वेयर एज देयर हैव हिदरटू बीन गुड पोइट्स, क्योंकि अभी तक बहुत अच्छे कवि हुए हैं। हिदरटू बीन गुड पोइट्स, बहुत अच्छे कवि हुए हैं। कवि से फिर यहाँ तात्पर्य नाटककारों से ही है। अभी तक बहुत अच्छे नाटककार हुए हैं। ईच इन हिज ओन ब्रांच, हर नाटककार अपनी ब्रांच में, अपने क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रहा है। द क्रिटिक्स नाउ एक्सपेक्ट, लेकिन जो क्रिटिक्स हैं, जो आलोचक हैं, वो उम्मीद करते हैं वन मैन टू सरपास ऑल अदर्स इन देयर सेवरल लाइन्स ऑफ एक्सीलेंस, कि एक आदमी दूसरों से बेहतर हो। सेवरल लाइन्स ऑफ एक्सीलेंस यानी निपुणता के विभिन्न क्षेत्रों में, निपुणता के अलग अलग क्षेत्रों में, निपुणता के विभिन्न क्षेत्रों में, निपुणता के सभी क्षेत्रों में एक व्यक्ति दूसरों से बेहतर हो। तो ये तो संभव नहीं है, एक व्यक्ति एक क्षेत्र में बेहतर हो सकता है, लेकिन आलोचक ये चाहते हैं कि एक व्यक्ति सभी क्षेत्रों में बेहतर हो। In speaking of a tragedy as the same or different, the best test to take is the plot. In speaking of a tragedy, यानी यदि ट्रेजेडी के बारे में बोला जाए as the same or different, कि वो ट्रेजेडी समान है या भिन्न है, यानी मान लीजिए दो ट्रेजेडीज हैं सामने, तो वो ट्रेजेडीज समान हैं या भिन्न हैं, ये जब बोला जाए तो द बेस्ट टेस्ट टू टेक इज़ द प्लॉट, जो सबसे अच्छा टेस्ट है, जो सबसे अच्छी परीक्षा है, वो प्लॉट की परीक्षा है, कथानक की परीक्षा है। कथानक का परीक्षण कीजिए और आपको पता चल जाएगा कि दो ट्रेजेडी समान हैं या एक दूसरे से भिन्न है। आइडेंटिटी एग्जिस्ट्स, समानता होती है, यानी दो ट्रेजेडीज में आइडेंटिटी होती है, समानता होती है। कब होती है? वेयर द कॉम्प्लिकेशन एंड अनरेवलिंग आर द सेम, जहाँ कॉम्प्लिकेशन और अनरेवलिंग यानी जो समस्या है, जो जटिलता है, और उसका अनरेवलिंग और उस समस्या का खुलना, गांठ का खुलना, समस्या का सुलझना एक जैसा होता है। मैनी पोइट्स टाई द नॉट वेल, मैनी पोइट्स बहुत सारे कवि या बहुत सारे नाटककार, टाई द नॉट मीन्स कॉम्प्लिकेशन पैदा करते हैं, जटिलता पैदा करते हैं अपने नाटक में वेल, अच्छे तरीके से। जो कॉम्प्लिकेशन वाला पार्ट है, यानी प्रारंभ का जो आधा भाग है, वो अच्छा करते हैं। बट अनरेवल इट वेल, लेकिन आध का जो आधा भाग है, अनरेवलिंग वाला जो भाग है, उसको इल यानी बुरे तरीके से करते हैं। बोथ आर्ट्स, दोनों ही कलाएं, हाउएवर किंतु, किंतु दोनों ही कलाएं शुड ऑलवेज बी मास्टर्ड, उनमें एक नाटककार को पारंगत होना चाहिए, मास्टरी उसको हासिल करनी चाहिए दोनों ही कलाओं में। कौन सी दोनों कलाएं? कॉम्प्लिकेशन की और अनरेवलिंग की। अगेन द पोइट शुड रिमेंबर, और आगे फिर मैं ये कहना चाहूँगा कि नाटककार को ध्यान रखना चाहिए, याद रखना चाहिए what has been often said, जो अक्सर कहा गया है। अरिस्टोटल ने ये बात कई बार कही है और वो फिर से याद दिला रहा है कि नाटककार को ये बात ध्यान रखनी चाहिए जो अक्सर कही गई है। और वो क्या बात है? एंड नॉट मेक एन एपिक स्ट्रक्चर इनटू अ ट्रेजेडी, ट्रेजेडी में एपिक स्ट्रक्चर नहीं बनाना चाहिए। एपिक स्ट्रक्चर यानी महाकाव्य का कथानक,
महाकाव्य के कथानक का निर्माण ट्रेजेडी में करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए नाटककार को। बाय एन एपिक स्ट्रक्चर आई मीन वन विद अ मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्लॉट्स। एपिक स्ट्रक्चर से, महाकाव्य की संरचना से मेरा जो तात्पर्य है वो है मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्लॉट्स, कथानकों का एक से ज़्यादा होना, मल्टीपल होना, कथानकों का एक से ज़्यादा होना। एज ए फॉर इंस्टेंस, जैसे कि उदाहरण के लिए, यू वर टू मेक अ ट्रेजेडी आउट ऑफ द एंटायर स्टोरी ऑफ द इलियड। अगर आप इलियड की पूरी कहानी को लेकर ट्रेजेडी लिखना चाहें, ट्रेजेडी बनाना चाहें, इलियड महाकाव्य है जो कि होमर ने लिखा है, तो उसकी पूरी कहानी को लेकर अगर आप ट्रेजेडी बनाना चाहें तो वो एपिक स्ट्रक्चर हुआ। इफ द एपिक पोएम, इन द एपिक पोएम यानी महाकाव्य में, ओइंग टू इट्स लेंथ, इसकी लंबाई के कारण, ईच पार्ट एज्यूम्स इट्स प्रॉपर मैग्नीट्यूड, प्रत्येक भाग को उसका प्रॉपर मैग्नीट्यूड मिल जाता है। प्रॉपर मैग्नीट्यूड, पर्याप्त लंबाई मिल जाती है, यानी जितने भी उसके सब प्लॉट्स होते हैं, जो साइड की कहानियाँ होती हैं, वो आराम से विकसित हो जाती हैं, उनको उनकी उचित लंबाई मिल जाती है, क्योंकि एपिक बहुत लंबा होता है। इन द ड्रामा, लेकिन नाटक में, द रिजल्ट इज फार फ्रॉम आंसरिंग टू द पोइट्स एक्सपेक्टेशन, जो परिणाम है वो कवि की उम्मीदों से परे होता है, उम्मीदों के अनुरूप नहीं होता, यानी सब प्लॉट्स वहाँ पर डेवलप नहीं हो पाते क्योंकि ड्रामा छोटा होता है। द प्रूफ इज दैट, इसका प्रमाण ये है, the poets who have dramatized the whole story of the fall of Troy. The poets, वो कवि, वो नाटककार, who have dramatized, जिन्होंने नाटक लिखा है, the whole story of the fall of Troy, ट्रॉय की, फॉल ऑफ ट्रॉय यानी ट्रॉय का विनाश, और ये फॉल ऑफ ट्रॉय इलियड की कहानी है। इलियड जो महाकाव्य है उसमें फॉल ऑफ ट्रॉय की कहानी है। आप परिचित भी होंगे, ट्रॉय का राजकुमार पेरिस था जो स्पार्टा घूमने गया था, और स्पार्टा से जब वो वापस आया तो स्पार्टा की रानी हेलेन को भी अपने साथ ले आया। ये बात स्पार्टन्स को बहुत बुरी लगी और स्पार्टन्स ने ट्रॉय पर अटैक किया। ये वॉर, क्योंकि ट्रॉय तो एक वॉल्ड सिटी था, एक वॉल्ड किंगडम था जिसके चारों तरफ दीवार बनी हुई थी ट्रॉय के चारों ओर, और स्पार्टन्स अटैक तो किया, लेकिन क्योंकि ट्रॉय के चारों तरफ दीवार थी तो उसमें एंटर करना, उसमें प्रवेश करना संभव नहीं था। 10 साल तक घेरा डाले पड़े रहे स्पार्टन्स, लेकिन ट्रॉय के अंदर नहीं घुस पाए। फिर उन्होंने एक लकड़ी का घोड़ा बनाया जिसमें कि खोखला था वो अंदर से लकड़ी का घोड़ा, और उसके अंदर कुछ सैनिक स्पार्टन्स के घुस गए, बाकी सैनिक छिप गए। तो ट्रोजन्स ने समझा कि स्पार्टन्स अब निराश होकर वापस चले गए हैं। बाहर निकले तो देखा लकड़ी का घोड़ा था, वो उस घोड़े को अंदर ले गए ट्रॉय के अंदर, और उन्होंने खूब जश्न मनाया, नाचा गाया, खाया पिया और सो गए। रात को उस घोड़े के अंदर से स्पार्टन्स निकले और उन्होंने ट्रॉय में आग लगा दी और हेलेन को अपने साथ वापस लेकर चले गए। तो ये स्टोरी है, ये कहानी है फॉल ऑफ ट्रॉय की। तो ये मैंने तो आपको शॉर्ट में सुनाई, कहानी बहुत लंबी है और इस पर पूरा महाकाव्य इलियड लिखा गया है। तो इलियड की जो कहानी है उसको लेकर यदि आप नाटक लिखेंगे, इंस्टेड ऑफ सेलेक्टिंग पोर्शंस यानी उसके कुछ भागों को चुनने की बजाय, अब ये बहुत लंबी कहानी है, इसमें बहुत सारे योद्धा हैं, बहुत सारे हीरोज़ हैं, देवी देवताओं ने भी इस लड़ाई में हिस्सा लिया था। तो इस लंबी कहानी के कुछ अंशों को आप चुनकर नाटक लिख सकते हैं, लेकिन इस पूरी कहानी पर नाटक नहीं लिखा जा सकता।
कुछ अंशों को चुनकर नाटक लिख सकते हैं, लाइक यूरिपिडीज की तरह। यूरिपिडीज ने ऐसा किया है, उसने फॉल ऑफ ट्रॉय की कुछ अंशों को चुन के नाटक लिखे हैं, तो ऐसा किया जा सकता है। और हु हैव टेकन द होल टेल ऑफ नियोब, या फिर कुछ लोग हैं जिन्होंने नियोब की पूरी कहानी को लेकर नाटक लिखने की कोशिश की है, एंड नॉट अ पार्ट ऑफ हर स्टोरी लाइक एस्काइलस। बजाय उसकी कहानी, उसकी भी बहुत लंबी कहानी है, तो उस लंबी कहानी के भाग न लेकर, जैसे कि एस्काइलस ने किया है। एस्काइलस ने नियोब की पूरी कहानी पर नाटक न लिखकर उसकी कहानी के कुछ अंश लिए हैं और उन पर नाटक लिखे हैं। तो ऐसे लोग जो फॉल ऑफ ट्रॉय की पूरी कहानी लेकर या नियोब की पूरी कहानी लेकर नाटक लिखते हैं, वो क्या होता है उनके साथ, आइदर फेल अटरली, तो उनके नाटक पूरी तरह फेल हो जाते हैं, पूरी तरह असफल हो जाते हैं, और मीट विद पुअर सक्सेस ऑन द स्टेज, या फिर उन्हें बहुत कम सफलता मिलती है स्टेज पर, रंगमंच पर। इवन अगाथोन, यहाँ तक कि अगाथोन भी, जो कि प्राचीन यूनान का एक महान नाटककार हुआ है, यहाँ इवन अगाथोन हैज़ बीन नोन टू फेल फ्रॉम दिस वन डिफेक्ट। उसके बारे में भी ये जानते हैं हम कि इसी एक कमी के कारण वो कई बार असफल हुआ है, उसके कई नाटक रंगमंच पर असफल रहे हैं। In his reversals of the situation, however, he shows a marvelous skill in the effort to hit the popular taste. लेकिन वो रिवर्सल्स ऑफ सिचुएशन जहाँ दिखाता है, घटनाओं का मोड़ जब दिखाता है, टर्निंग पॉइंट जब दिखाता है, तो वहाँ वो मार्वलस यानी अमेजिंग स्किल दिखाता है, बहुत आश्चर्यजनक वहाँ पर अपनी क्षमता दिखाता है वो, और इन द एफर्ट टू हिट द पॉपुलर टेस्ट, जो आम जनमानस का टेस्ट है, जो आम जनमानस की रुचि है, जो पसंद है, उसके अनुसार वो काम करता है। टू प्रोड्यूस अ ट्रेजिक इफेक्ट दैट सेटिस्फाइज द मॉरल सेंस, और वो एक ऐसा प्रभाव पैदा करता है अपनी ट्रेजेडी से जिससे कि दर्शकों का मॉरल सेंस, नैतिकता का भाव सेटिस्फाई होता है, संतुष्ट होता है, ऐसा प्रभाव वो पैदा करता है। दिस इफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड, ये प्रभाव कब पैदा होता है, यानी नैतिकता का जो भाव है वो कब संतुष्ट होता है। दिस इफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन द क्लेवर रोग लाइक सिसिफस इज आउटविटेड और द ब्रेव विलेन डिफीटेड। ये प्रभाव तब पैदा होता है जब सिसिफस जैसा क्लेवर आदमी भी आउटविटेड हो जाता है, उसे भी कोई अपने बुद्धि बल से हरा देता है, या फिर द ब्रेव विलेन डिफीटेड, या फिर बहुत ताकतवर विलेन खलनायक हारता है। सिसिफस बहुत क्लेवर है, बहुत चतुर है, बहुत इंटेलिजेंट है, उसको हराना मुश्किल है, लेकिन नाटक में जब उसको बुद्धि बल से कोई हराता है, या फिर नाटक में जो बलिष्ठ बलशाली खलनायक है उसको कोई हराता है, हीरो, उसको जब हीरो हराता है तो हमारा मॉरल सेंस सेटिस्फाई होता है। सच एन इवेंट इज प्रोबेबल इन अगाथोन सेंस ऑफ द वर्ड। अगाथोन के अनुसार ऐसी जो घटनाएं हैं वो संभव हैं, प्रोबेबल हैं। इट इज़ प्रोबेबल, ही सेज, दैट मैनी थिंग्स शुड हैपन कॉन्ट्रेरी टू द प्रोबेबिलिटी। इट इज़ प्रोबेबल, ये संभव है कि बहुत मैनी थिंग्स शुड हैपन, बहुत सारी घटनाएं हों, कॉन्ट्रेरी टू द प्रोबेबिलिटी, संभावना के विरुद्ध, यानी स्टेज पर, रंगमंच पर, नाटक में बहुत सारी घटनाएं संभावना के विरुद्ध हों, ऐसा प्रोबेबल है, संभव है। अब ये आपने देखा कि सिसिफस को किसी ने आउटविट किया, आपने बुद्धिबल से हराया, या फिर ब्रेव विलेन को हराया। हीरो
जो विलेन दिखाए जाते हैं, ब्रेव विलेन दिखाए जाते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत ताकतवर, बहुत बलशाली खलनायक होते हैं, उनको हीरो हराता है। नाटक में आपने देखा होगा या फिर फिल्मों में आपने देखा होगा कि बहुत बलशाली, बहुत बलिष्ठ खलनायक को भी हीरो हरा देता है। और रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं होता, उन दोनों को अगर बाहर लड़वाया जाए तो हीरो शायद उसको ना हरा पाए, क्योंकि जो विलेन है, जो खलनायक है, बहुत बलशाली है, लेकिन फिल्म में वो हरा देता है। क्यों हरा देता है? क्योंकि हम जो फिल्म डायरेक्टर है उसको हमारा मॉरल सेंस सेटिस्फाई करना है, हमारा नैतिकता का भाव वहाँ पर संतुष्ट होता है। रियल लाइफ में तो हम देख लेते हैं कि जो विलेन है उसने हीरो को मार डाला, यानी एक बुरे व्यक्ति ने एक अच्छे व्यक्ति को मार डाला, ये बात हम रियल लाइफ में देखते हैं और पचा भी जाते हैं। लेकिन यही बात हम नाटक में या फिल्मों में नहीं पचा पाएंगे यदि हीरो मार देगा विलेन। तो अक्सर फिल्मों में ये दिखाया जाता है, नाटकों में ये दिखाया जाता है कि द ब्रेव विलेन डिफीटेड, जो बलशाली ताकतवर खलनायक है वो भी हार जाता है। अभी आपने एंड गेम में देखा होगा थैनोस को कैसे हराते हैं हीरोज। चलिए आगे बढ़ते हैं। द कोरस टू शुड बी रिगार्डेड एज वन ऑफ द एक्टर्स। कोरस जो समूह गान गाने वाले लोग होते हैं, उनको भी एक अभिनेता माना जाना चाहिए, वो भी एक अभिनेता होना चाहिए। इट शुड बी एन इंटीग्रल पार्ट, उसको एक इंटीग्रल पार्ट मीन्स अभिन्न अंग होना चाहिए ऑफ द होल, पूरे नाटक का। जो कोरस है, जो समूह गाने वाला समूह है, वो भी नाटक का एक अभिन्न भाग होना चाहिए। एंड शेयर इन द एक्शन, और उसको भी नाटक में भाग लेना चाहिए। इन द मैनर नॉट ऑफ यूरिपिडीज, यूरिपिडीज के तरीके से नहीं, बट ऑफ सोफोक्लीज, बल्कि सोफोक्लीज के तरीके से। एज फॉर द लेटर पोइट्स, जैसा कि बाद के कवियों में हम देखते हैं, बाद के नाटककारों में हम देखते हैं, देयर कोरल सॉन्ग्स पर्टेन एज लिटिल टू द सब्जेक्ट ऑफ द पीस। उनके कोरल सॉन्ग्स, उनके समूह गीत, पर्टेन माने संबंधित होते हैं, एज लिटिल इतने कम, टू द सब्जेक्ट ऑफ द पीस। सब्जेक्ट ऑफ द पीस का मतलब उस नाटक की विषय वस्तु से, जिस नाटक में ये समूह गीत शामिल हैं, उस नाटक की विषय वस्तु से वो इतने कम संबंधित होते हैं, एज टू दैट ऑफ एनी अदर ट्रेजेडी, जितना कि वो किसी और ट्रेजेडी की विषय वस्तु से संबंधित होते हैं। यानी उनका क्योंकि विषय वस्तु से कोई मतलब नहीं है, तो उनको किसी भी नाटक में आप शामिल कर सकते हैं। दे आर देयरफॉर संग एज मियर इंटरल्यूड्स, उनको देयरफॉर इसीलिए उनको गाया जाता है इंटरल्यूड्स की तरह। इंटरल्यूड क्या होता है? बीच में जो गैप होता है, दो एक्ट प्रेजेंट किए जा रहे हैं स्टेज पर, रंगमंच पर, तो उनके बीच में खाली समय होता है या इंटरवल होता है, उस समय जो गाना गाया जाता है, तो इंटरल्यूड, उसको इंटरल्यूड बोलते हैं। और ये प्रैक्टिस फर्स्ट बिगन बाय अगाथोन, ये जो प्रैक्टिस है, ये जो रिवाज है, किसने प्रारंभ किया था? अगाथोन ने, कि जो कोरल सॉन्ग्स हैं, समूह गान हैं, वो बीच में गाया जाए, इंटरल्यूड, इंटरवल में गाया जाए। यट व्हाट डिफरेंस इज देयर, लेकिन क्या अंतर रह जाएगा बिटवीन इंट्रोड्यूसिंग सच कोरल इंटरल्यूड्स, ऐसे समूह गान को प्रचलित करने में, ऐसे समूह गान को शामिल करने में, और एंड ट्रांसफरिंग अ स्पीच और इवन अ होल एक्ट फ्रॉम वन प्ले टू अनदर, एक नाटक से दूसरे नाटक में कुछ संवाद शामिल कर लेने में या उसका कोई एक्ट शामिल कर लेने में और ऐसे समूह गीत शामिल करने लेने में क्या अंतर रह जाएगा। यानी अरिस्टोटल ये कहना चाह रहा है कि
एक समूह गीत जिसका नाटक की विषय वस्तु से कोई संबंध ही नहीं है, कोई लेना देना ही नहीं है, उसको यदि आपने नाटक में शामिल किया है तो आप किसी दूसरे नाटक के संवाद या किसी दूसरे नाटक के अंश भी इस नाटक में शामिल कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि अरिस्टोटल को ये बात पसंद नहीं है कि ऐसा समूह गीत नाटक में शामिल किया जाए जिसका नाटक की विषय वस्तु से कोई लेना देना ना हो। तो अरिस्टोटल का मानना है कि जो समूह गान हैं वो नाटक की विषय वस्तु से संबंधित होने चाहिए। यहाँ ये अध्याय समाप्त होता है। धन्यवाद।